मार्कर 100 से मार्कर। चलिए अब थोड़ा शांति बना लीजिए थोड़ा। हाँ चलिए, तो क्या देख लोग? क्या है मार्कर? मार्कर मार्कर जिन्ना का 14 सूत्री का है ना। चलिए तो कल हम लोग देख रहे थे, साइमन कमीशन देखा था हम लोगों ने। साइमन कमीशन के बाद हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट देखा था, बटलर कमीशन देखा था, है ना। और नेहरू रिपोर्ट के संबंध में हम लोगों ने बात किया था कि जब नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुआ तो नेहरू रिपोर्ट से बहुत सारे लोग जो थे वो खुश नहीं थे, है ना। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी एक प्रोमिनेंट आदमी थे, उनकी पार्टी मुस्लिम लीग, जो कि इस रिपोर्ट से खुश नहीं थी, इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो उसके बाद उन्होंने रखा था 14 सूत्री कार्यक्रम, है ना। 14 सूत्री कार्यक्रम जो था वो उनके द्वारा रखा गया, और 14 सूत्री कार्यक्रम में तमाम तरह के डिमांड्स किए गए थे मुस्लिम लीग के लिए, है ना। लेकिन उस समय का जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड इरविन, वो इन डिमांड पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट के समर्थन को लेकर के, नेहरू रिपोर्ट के समर्थन को लेकर के जो मुस्लिम लीग जो था वो उसमें दो ग्रुप बन गया था, है ना। उसमें दो ग्रुप बन गया था। एक ग्रुप था जो समर्थन कर रहा था नेहरू रिपोर्ट का, और एक ग्रुप था जो समर्थन नहीं कर रहा था। तो जो ग्रुप समर्थन कर रहा था उसने क्या किया, तो उस ग्रुप में, जो ग्रुप इसको सपोर्ट कर रहा था, उस ग्रुप ने एक अलग पार्टी बना दी जिसका नाम था नेशनलिस्ट पार्टी, है ना। जो मुस्लिम लीग से ही अलग होकर के कुछ मुस्लिम नेताओं ने बनाया था मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी। वो बना था किसके विरोध में? तो जिन्ना के विरोध में, या यूं कहें कि मुस्लिम लीग के विरोध में। तो एक छोटा सा हेडिंग बना लेंगे, मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी, मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी। मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी जो है ये 1929 में स्थापित हुई थी। (1929) संस्थापक लिख लेंगे फाउंडर, संस्थापक खली कुजमा, संस्थापक लिखेंगे खली कुजमा, हाँ खली कुजमा तथा शेख मोहम्मद आलम, खली कुजमा तथा शेख मोहम्मद आलम। खली कुजमा तथा शेख मोहम्मद ठीक है, शेख मोहम्मद आलम, खली कुजमा और शेख मोहम्मद आलम, ठीक है। ठीक है, ये दोनों जो थे वो इसके क्या थे? संस्थापक थे। उद्देश्य लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मुस्लिम लीग का विरोध ऑब्जेक्टिव था। उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव था वो था मुस्लिम लीग का विरोध, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम लीग से ही अलग होकर के ये पार्टी बनी थी। दो गुट हो गया था मुस्लिम लीग में। एक गुट था जो समर्थन कर रहा था
नेहरू रिपोर्ट का और एक गुट था जो समर्थन नहीं कर रहा था। तो समर्थन नहीं करने वाले लोग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग में रह गए, और जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो उस गुट को छोड़ करके और उन्होंने अपना एक अलग पार्टी ही बना लिया, मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि कांग्रेस को समर्थन करती थी और साथ में नेहरू रिपोर्ट को भी समर्थन करती थी। ठीक है, हालांकि इसकी लोकप्रियता उतनी नहीं हुई जितनी की लोकप्रियता मुस्लिम लीग की हुई थी, है ना। जितना बड़े स्तर पर फैला था मुस्लिम लीग, उतना बड़े स्तर पर मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी नहीं फैला था। नोट करके लिख लेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद इस पार्टी से दूर रहे थे। हाँ, नहीं, इससे, मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी से। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इससे दूर रहे थे। अब देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद तो कांग्रेस में थे, है ना, कांग्रेस के मतलब समर्थक व्यक्ति थे, तो नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी का जो आइडियोलॉजी था वो तो मैच करता था कांग्रेस से, लेकिन फिर भी वो इस पार्टी का समर्थन नहीं करते थे, इस पार्टी से वो दूर रहते थे। फिर नोट करके लिखेंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, नोट करके लिखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान और डॉक्टर खान साहब, खान अब्दुल गफ्फार खान खान अब्दुल गफ्फार खान और डॉक्टर खान साहब, डॉक्टर खान साहब ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, यानी ये वाला एरिया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में इस पार्टी का समर्थन किया, इस पार्टी का समर्थन किया। ठीक है, ओके, इस पार्टी का समर्थन किया। किस पार्टी का? तो मुस्लिम लीग का, वरना ये मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी का। ठीक है, तो मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थन किया। तो मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थन अलग अलग जगह पर किया जा रहा था। ठीक है, ये आप लोगों का ऐप डिस्टर्ब चल रहा है, इसी वजह से ऐप क्लास पे नहीं चल रहा है। आप लोगों को लिंक दिया गया है, ऑनलाइन वाले सभी लोग, तो लिंक से कनेक्ट कर लीजिए। यूट्यूब पे क्लास चल रही है लाइव, ठीक है, लेकिन ये सभी लोगों के लिए नहीं चल रहा है, ये केवल आप लोगों के लिए ही चल रहा है। यूट्यूब पर प्राइवेट है, ठीक है, और जो लोग एडमिटेड हैं, है ना, उन्हीं लोगों को केवल मिल रहा है, सब लोगों को नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो इसलिए निश्चिंत होकर के फिलहाल क्लास कीजिए ना। हाँ, क्लास अभी शुरू हुआ है, क्लास बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ शुरू हुए। ठीक है, तो आप लोगों का कुछ बहुत ज्यादा छूटा नहीं है, तो जो लिंक शेयर किया गया उस लिंक से निश्चिंत होकर के क्लास करें। जैसे ही ऐप का टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा फिर ऐप पर आप क्लास करेंगे। तो जब तक ऐप ठीक नहीं हो पा रहा है तब तक आपके ग्रुप में आपको यूट्यूब का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, और ये केवल आप लोगों के लिए ही है, इट्स नॉट पब्लिकली, है ना, यूट्यूब पर पब्लिकली नहीं चल रहा है, ये प्राइवेट किया हुआ है। जो लोग ग्रुप में हैं, जिनको लिंक गया है, केवल वही खोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए निश्चिंत होकर के क्लास करें। ओके, चलिए, तो यहां पर जो है खान अब्दुल गफ्फार खान और खान साहब जो हैं, इन लोगों ने नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में इस पार्टी का समर्थन किया था। ठीक है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत प्रोमिनेंट नाम है, ये है ना। लाल कुर्ती आंदोलन, है ना, लाल कुर्ती आंदोलन जो था उससे यही जुड़े हुए थे, है ना। हाँ, सीमांत गांधी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर इस चीज को ध्यान से देखना है। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पार्टी थी, ये पार्टी मुस्लिम लीग से अलग होकर के बनी थी, नेशनलिस्ट पार्टी थी, यानी कि राष्ट्रवादी जो मुस्लिम संगठन था उस प्रकार से ये पार्टी थी, और ये अपना काम कर रही थी। ठीक है, और
ये लेकिन मुस्लिम लीग जितना लोकप्रिय हुई, मुस्लिम लीग जितना फेमस हुई थी, उतना ज्यादा ये फेमस नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी वहां पर ये मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन होता था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी चीजें होती थी उसका ये समर्थन करती थी, क्योंकि नेशनलिस्ट नाम के साथ लगा हुआ है। नेशनलिस्ट का मतलब भी होता है राष्ट्रवादी आदमी, है ना, जो राष्ट्र के प्रति सोचता है और राष्ट्र के लिए सोचता है ना। तो वो यहां पर ये पार्टी था, और इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद तो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस में थे, लेकिन वो इस पार्टी से दूरी बनाए हुए थे, है ना। इस पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं था, इस पार्टी के साथ उनका कोई भी रिलेशन नहीं था। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान और खान साहब ने नॉर्थ वेस्ट के फ्रंटियर एरिया में, सीमांत क्षेत्रों में इस पार्टी का समर्थन किया था, और उनके समर्थन का रिजल्ट यह रहा कि उन क्षेत्रों में इस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हुई थी। ठीक है, तो यह पार्टी बनी थी बेसिकली जिन्ना के अपोज में और मुस्लिम लीग के खिलाफ में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अलावे अब जो हम लोगों को देखना है, वो हम लोग को देखना है किसको, तो इसके पहले तो सारे जो घटनाक्रम थे इंपॉर्टेंट वो हमने देख लिए। अब एक और व्यक्ति हैं जिनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ है, वो है सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस और उनकी संस्था आजाद हिंद फौज, है ना। तो एक हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। ठीक है, आजाद हिंद फौज। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या चीजें की थी और किस प्रकार से की थी, वो सारी चीजों को हमें देखना है और समझना है ना। ठीक है, चलिए, तो इसे हम लोग यहां पर देखेंगे कि आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल रहा था, उन लोगों ने किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग किया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट में किस प्रकार से कोऑपरेशन किया था। तो लिखेंगे थोड़ा था कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। 23 जनवरी, बंगाल में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ठीक है, बंगाल में। ठीक है, बंगाल से संबंधित है ये। फिर लिखेंगे कि 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में आईसीएस क्वालिफाई किए थे। लिखेंगे कि 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस, 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। यही जो वर्तमान में जिसको यूपीएससी बोलते हैं, वही उस समय आईसीएस हुआ करता था। अंग्रेजों के समय में ये आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, और 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। 1921 ईस्वी में त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, देखिए इतना बड़ा एग्जाम पास किया और तुरंत जो है सो रिजाइन कर दिया, है ना। 1921 में उसको जो है सो रिजाइन कर दिया। और इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, है ना। नोट करके लिख लेंगे कि इनके राजनीतिक गुरु सुभाष चंद्र बोस के
इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? सीआर दास, है ना। सीआर दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, तो यहां पर जो है, ये जो है यहां पर सीआर दास जो है ना, तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह जो जन्म इनका हुआ और इन्होंने एग्जाम पास किया, सीआर दास को अपना गुरु बनाया, और इसी बीच 1920 में ही जब इन्होंने ये अपना आईसीएस क्वालिफाई करके इसको त्यागपत्र दे दिया तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, है ना। इसी बीच क्या हुए ये, तो कांग्रेस के सदस्य बन गए, है ना। 1921 में ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, कांग्रेस के सदस्य बन गए और कांग्रेस के सदस्य बनकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान देने लगे। ठीक है, तो जब 1921 में कांग्रेस के सदस्य बने, वहां पर काम करने लगे, तो आगे आप लोग कांग्रेस अधिवेशन में पढ़े हैं कि 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में यह अध्यक्ष बने थे, है ना। ये सब लोग जानते हैं कि भाई 1938 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस जो है वो 1938 में ये हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, है ना। तो पहली बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आपने देखा था कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने। फिर 1929 के त्रिपुरी कांग्रेस, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस में भी अध्यक्ष के लिए चुने गए थे, है ना। 1939 में भी त्रिपुरी कांग्रेस में चुन लिए गए अध्यक्ष पद पर, लेकिन गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण, क्योंकि गांधी जी ने इनके अपोजिट में एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, नाम था पट्टाभी सीतारमैया, है ना। तो पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया था। हालांकि पट्टाभी सीतारमैया तो चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी गांधी का उनके साथ जो मतलब आइडियोलॉजिकल जो मिसमैच था वो शुरू हो गया था, है ना। आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी गांधी की और सुभाष चंद्र बोस की। तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और कांग्रेस को त्याग पत्र दे दिया, है ना। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस त्याग दिया था। 21 में कांग्रेस से जुड़े थे, 39 में त्रिपुरी कांग्रेस में कांग्रेस को त्याग दिया। तो ये सब जब कांग्रेस का इतिहास पढ़े थे तो वहां पे आपने पढ़ा था, ठीक है, कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ था। तो इसको यहां पे लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, बस वहां से कनेक्ट कर लेना है इस घटनाक्रम को कि ऐसा ऐसा चीज इस समय में हुआ था। ठीक है, क्या त्रिपुरी में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए, लेकिन अध्यक्षता किया नहीं, है ना। उससे पहले ही, हाँ, नरेंद्र प्रसाद ने किया था, बिल्कुल, है ना। उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। तो अब आगे लिखेंगे कि इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है ना। ठीक है, 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ठीक है, तो इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, लेकिन इसके बाद अब इनका टारगेट हो गया था कि अब हमको जो है सो इंडिया में रह करके काम नहीं करना है, क्योंकि इंडिया में रहते तो गांधी का विचार और इनका विचार एक दूसरे के आमने सामने आ जाता हमेशा, है ना। इसलिए इन्होंने तय किया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, तो हम अब इंडिया से बाहर जाएंगे, है ना, और इंडिया से बाहर जाकर के इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड करेंगे। ठीक है, और साथ में इनका जो थोड़ा जो आइडियोलॉजी था वो जर्मनी, इटली और जापान वाली आइडियोलॉजी से मैच करता था, है ना। थोड़ा सा क्रांतिकारी विचारधारा था सुभाष चंद्र बोस का, तो क्रांतिकारी विचारधारा होने की वजह से उन लोगों की आइडियोलॉजी से थोड़ा खुद को रिलेट कर पाते थे।
तो इस वजह से इन्होंने तय किया कि अब हमको जो मूवमेंट को लीड करना है वो भारत से बाहर लीड करना है। भारत के अंदर कांग्रेस अपना काम कर रही थी, तो इसके बाद से ही ये जो है वो ये अपनी स्ट्रेटजी बनाई और इंडिया से निकलने का प्रयास करने लगे। तो नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखना है कि जुलाई 1943 में, जुलाई 1943 में, जुलाई 1943, जुलाई 1943 में 43, ठीक है। अरे भाई 43 यहां पे लिखा हुआ है ना। जुलाई 1943, 1943, ठीक है। जुलाई 1943 में लिखेंगे कि पनडुब्बी से, जुलाई 1943 में पनडुब्बी से सिंगापुर पहुंचे। जुलाई 1943 में कहां पहुंच गए? सिंगापुर। हाँ, पनडुब्बी जहाज से कहां पहुंचे? तो सिंगापुर। जुलाई 1943 में पनडुब्बी से सिंगापुर पहुंचे, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे कि 4 जुलाई 1943 को, 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने, 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस, चार जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज तथा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, आजाद हिंद फौज तथा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, आजाद हिंद फौज तथा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व, आजाद हिंद फौज और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। आजाद हिंद फौज और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, ठीक है। तो ये 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने क्या किया? तो आजाद हिंद फौज और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इन दोनों संस्थाओं का जो नेतृत्व है, जो कमान है, वो कमान किसके हाथों में दे दिया? हाँ, तो वो दे दिया किसको? तो सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, कि भाई आप जो है सो इसको कमान करिए और आप इसको लेकर के संभालिए। फिर नोट करके लिखेंगे कि रास बिहारी बोस ने, नोट करके, रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने 1942 के टोक्यो सम्मेलन में, रास बिहारी बोस ने 1942 के टोक्यो सम्मेलन में 1942 के टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने 1942 के टोक्यो सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों को लेकर, प्रवासी भारतीयों को लेकर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, प्रवासी भारतीयों को लेकर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। प्रवासियों को लेकर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ठीक है, ओके। तो यहां जो है ये जो स्थापना हुआ था इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का 1942 में टोक्यो में हुआ था।
रास बिहारी बोस ने किया था, है ना। रास बिहारी बोस के द्वारा जो प्रवासी यानी कि जो भारतीय लोग बाहर रहते थे उन लोगों का ग्रुप बना करके इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव था आजाद हिंद फौज को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, कि आजाद हिंद फौज को जो इकोनॉमिक सपोर्ट करने वाली संस्था होगी वो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग जो है वो होगी। तो ऑब्जेक्टिव इसका लिख लेंगे, उद्देश्य, कि उद्देश्य क्या था, तो आजाद हिंद फौज को, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का आ रहे, उस पे भी आ रहे हैं, ठीक है, यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखे हैं, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि इसका उद्देश्य था आजाद हिंद फौज को, आजाद हिंद फौज को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। आजाद हिंद फौज को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और इसके साथ ही हथियार भी उपलब्ध कराना। इसके साथ ही हथियार भी उपलब्ध कराना, ठीक है। तो हथियार के साथ साथ, है ना, हथियार के साथ साथ पैसा, है ना, यानी कि इकोनॉमिक सपोर्ट एंड आर्म्स सपोर्ट, है ना। तो हथियारों का और अर्थव्यवस्था यानी कि रुपया पैसा का सपोर्ट करने के लिए इसको स्थापित किया गया था इंडिया इंडिपेंडेंस लीग को, ठीक है। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था, रास बिहारी बोस। 1942 में टोक्यो में स्थापित किया था प्रवासी भारतीयों को लेकर के, ठीक है। अब लिखिए आजाद हिंद फौज की, आजाद हिंद फौज के संबंध में क्या हुआ। आजाद हिंद फौज, लिखेंगे कि आजाद हिंद फौज का गठन, आजाद हिंद फौज का गठन, आजाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को, आजाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, है ना। 1 सितंबर 1942 ईस्वी को आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ही संस्थाओं के साथ प्रमुख तौर पर सुभाष चंद्र बोस का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस दोनों में से किसी भी संस्था के संस्थापक नहीं है, ठीक है। यह संस्थाएं पहले से काम कर रही थी, यह संस्थाएं पहले से वर्क कर रही थी, लेकिन उतनी पॉपुलर नहीं थी, है ना, क्योंकि मजबूत नेतृत्व के हाथ में नहीं था। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस यहां से गए तो बाद में क्या हुआ कि इसका नेतृत्व जो है उनको हाथ में आ गया और उसके बाद उन्होंने इसका नेतृत्व किया और नेतृत्व का रिजल्ट यह रहा कि आजाद हिंद फौज कुछ ही समय के लिए ही सही लेकिन बड़े स्तर पर भारत के बाहर अंग्रेजों पर दबाव बनाने में सक्षम सिद्ध हो पाई थी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ही। फिर नोट करके लिखेंगे कि 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1943 को 1943 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में
सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अस्थाई भारत सरकार की स्थापना की थी। एक अस्थाई भारत सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, अस्थाई भारत सरकार। ठीक है, एक अस्थाई अस्थाई भारत सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक अस्थाई भारत सरकार की स्थापना की थी 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, और इसकी राजधानी रंगून को बनाया था। हाँ, इस अस्थाई सरकार की राजधानी जो सिंगापुर में स्थापित हुई थी, तो सरकार सिंगापुर से चलती थी, राजधानी इसका रंगून था। ठीक है, और इसकी राजधानी रंगून को बनाया था। हाँ, बर्मा। ठीक है, इसकी राजधानी कहां बनाया था? रंगून को बनाया था। और यहीं से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए आशीर्वाद मांगा। यही गांधी जी को कहा राष्ट्रपिता, फादर नेशन, फादर ऑफ नेशन, है ना। राष्ट्रपिता कहते हुए क्या किया? आशीर्वाद मांगा। हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि ये दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते थे। वैचारिक मतभेद अलग बात था, है ना, दोनों का विचार जो था वो नहीं मिलता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दोनों ही एक दूसरे को, है ना, पसंद ना करते हो, ऐसा नहीं था। दोनों के अंदर में क्वालिटी थी, है ना। और देखिए कि जो बढ़िया प्रतिद्वंदी होता है ना, वो अपने प्रतिद्वंदी का सम्मान करता है ना, और प्रतिद्वंदी के साथ कुछ गलत करने का कोशिश नहीं करता, है ना। अगर उसकी युद्ध या लड़ाई भी होती है तो सामने से युद्ध करके देखता है कि भाई जो योग्य होगा वो उसमें विजय हासिल करेगा। तो ये तो सबसे बड़ा, जो भी बेहतरीन व्यक्तित्व होते हैं उनकी सबसे खास बात यही होती है कि वो मतभेद तो रखते हैं लेकिन मनभेद नहीं रखते हैं, है ना। मतभेद हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, है ना, और डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ये होना भी चाहिए, है ना, कि लोग अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग राय रखें, क्योंकि एक राय अगर बन जाएगा तो नया विचार का उद्भव नहीं हो पाएगा। नया विचार आने के लिए जरूरी है कि लोगों को बोलने की आजादी दी जाए और लोगों को अपना विचार रखने का आजादी हो। सुभाष चंद्र बोस अपना स्वतंत्र विचार रखते थे, गांधी अपना अलग विचार रखते थे, दोनों का विचार एक दूसरे से मैच नहीं करता था। लेकिन बावजूद इसके गांधी को भी पता था कि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व है, और सुभाष चंद्र बोस को पता था कि गांधी ही इस देश को सही तरीके से लीड कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन जहां पर लगा कि भाई आइडियोलॉजिकल मैच नहीं हो रहा है तो अलग हो गए, है ना। ये एक अच्छी बात होती है ना। ये समझदार आदमी यही करता है, लड़ता नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया कि अब आपकी किसी से नहीं बन रही है ना, ये समझ में आ गया कि अब भाई अब अपना मामला गड़बड़ हो रहा है ना। होता है ना जी, कोई में आप देखते हैं कुछ रिलेशन में क्या होता है कि प्रारंभ जब होता है, स्टार्ट जब होता है, तो सामने वाला अगर कहेगा कि पूरब है जबकि वो है पश्चिम, तो दूसरा आदमी मान लेगा उसको, कोई बात नहीं, हाँ हो सकता है कि आज पूरब यही हुआ होगा, है ना। इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय जो होता है वो प्रेम पराकाष्ठा पे होता है ना। आज जब वो पराकाष्ठा का सीमा पर होता है तो गलत सही में उसको भान नहीं आता। हाँ, फिर सामने से जो आदमी जो कह दे उसी को एक्सेप्ट करता है। तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, पूरब को पश्चिम मान लो, पश्चिम को पूरब मान लो, ये सब चलता है। लेकिन आप देखिए दूसरा क्या होता है
कि वही जैसे 3-4 महीना बीता, सब पुराना हुआ, है ना, तो पूरबवा को पूरब कहिएगा ना, तब वो नहीं मानेगा, है ना। तो एक्चुअल में कहा जाए कि भाई पूरब है, इसको मान लो, तो नहीं मानेगा, बोले ना हो ही नहीं सकता है। ये क्या होता है, तो ऐसे तो ऐसे नहीं ना होना चाहिए जी, मतलब अनुभव बोलता है पगला। तो अनुभव जो है, देखो अब अनुभव दो तरह से होता है जी, है ना। अनुभव जो है, एक्सपीरियंस, देखिए अगर सब चीज कर करके सीखिएगा ना, अगर सब चीज कर करके सीखिएगा तो जीवन छोटा पड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए बहुत बार लोगों को देख करके सीख लिया जाता है ना, कि भाई दूसरा क्या कर रहा है ना। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि अपना पर एक्सपेरिमेंट ना हो, दूसरा आदमी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसी के एक्सपेरिमेंट से अपने जीवन को ठीक कर लेना है ना। ऐसा ना हो कि आपको भी कोई टेस्टिंग लैब में खड़ा कर दे, है ना, टेस्ट हो जाए, है? एक बार में सीख जाएगा। क्या देख कर अनुभव नहीं हो सकता है? अरे नहीं भाई, आप कर करके अनुभव कीजिए, है ना। अब मान लीजिए कि जो जिसको देख कर नहीं, उसको करिए का अनुभव लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब लेकिन अब क्या है, देखिए कि अगर अपने आप को आप टेस्टिंग लैब में खड़ा कर दीजिएगा कि ना, कि हम भाई टेस्ट करेंगे और सीखेंगे, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो समय अपने पास कम है ना, इसी समय में सब कुछ आपको करना है ना। तो इसलिए प्रयास करना है कि दूसरा लोग जो कर रहा है उसी से सीख ले और अपने जीवन को आगे प्रशस्त कर ले, उसको गाइडलाइन कर ले। खैर आइए, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस और गांधी का आइडियोलॉजी मैच नहीं करता था, इस वजह से दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। ठीक उसी प्रकार से जब लगे कि भाई अब आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रहा है, विचार अब मैच नहीं कर रहा है, तो बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, और सेपरेट होकर के जीवन में अन्य विकल्पों की तलाश करें, है ना, अन्य विकल्प पे काम करें। क्या चीज? सिंगापुर से, जहां पे स्थापित किया था वहां से, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर जो इन्होंने क्या किया, अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की, राजधानी रंगून को बनाया, और राष्ट्रपिता जो है कहा गांधी को, और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं, इस रास्ते पे मैं सफलता प्राप्त करूं। और गांधी को जब यह मैसेज मिला, तो गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन भी किया था, है ना। तो अलग अलग आइडियोलॉजी के होते हुए भी दोनों ही लोग जो थे वो एक दूसरे को सम्मान करते थे। अब लिखेंगे, हाँ लिख लेंगे, अब जर्मनी, जापान लिख लेंगे, जर्मनी, हाँ इसी में जर्मनी, अगला पॉइंट लेंगे इसी के अंतर्गत, जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली तथा उनके समर्थक देशों के द्वारा ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जर्मनी, जापान और इटली और इनके समर्थक देशों ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता दे दी, है ना। सबने मान लिया कि हाँ ये एक सरकार है और इसका स्थापना हुआ है, ठीक है। तो जर्मनी, जापान और इटली तथा इनके जो समर्थक देश थे, उन्होंने इस अस्थायी सरकार को मान्यता दे दी, ठीक है, उनको एक देश के तौर पर स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो अब इस अस्थायी सरकार में क्या हुआ, तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए, बहुत सारा विभाग बनाया गया, है ना, और विभाग अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में संचालित किया गया, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि यह जो विभाग सब था, वो विभाग क्या था और किस प्रकार से इसका नेतृत्व
जाता था, ठीक है क्या? हाँ, सुभाष चंद्र बोस ही कर रहे थे, इस सरकार का नेतृत्व उन्हीं के हाथों में था। लिखेंगे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना हुई, इसमें इस अस्थायी सरकार में इसमें कुछ महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना हुई, कुछ महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना हुई, ठीक है, जैसे वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई, जैसे वित्त विभाग है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग। और वित्त विभाग के जो मंत्री थे वो थे एससी चटर्जी। वित्त विभाग एससी चटर्जी। प्रचार विभाग, प्रचार विभाग, वित्त विभाग के बाद प्रचार विभाग। और प्रचार विभाग के जो मंत्री थे वो थे एस ए अय्यर। वित्त विभाग एससी चटर्जी, प्रचार विभाग एस ए अय्यर। महिला विभाग विमेंस डिपार्टमेंट, महिला विभाग महिला विभाग लक्ष्मी स्वामीनाथन। लक्ष्मी स्वामीनाथन, महिला विभाग लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया, ठीक है। देखिए क्या होता है कि एक बार हम लोग जब स्कूल में थे ना, तो एक शिक्षक थे इतिहास के ना, तो स्कूल की बात है एकेडमिक का, तो उसमें वो, और इतिहास का क्लास जो जनरली होता था स्कूलों में वो सेकेंड हाफ के बाद होता था ना, है ना, मतलब कि फर्स्ट हाफ के बाद, ठीक है, हाँ लंच के बाद, लंच के बाद जो होता था है ना, तो उसमें होता था, ठीक है। तो क्या है कि उस समय इन विषयों का महत्व भी पता नहीं था, क्योंकि कोई बताता नहीं था, है ना। तो अब जैसे कि फर्स्ट हाफ में साइंस के सब्जेक्ट्स चलते थे, है ना, लैंग्वेज के पेपर चलते थे, और सेकंड हाफ में एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स चलते थे। तो अब तो छुट्टी का इंतजार रहता था कि छुट्टी कैसे हो जाए, है ना, जल्दी से अब घर पहुंचे। तो उसमें क्या था कि एक शिक्षक थे हम लोग पढ़ाते थे, वो पानीपत एक बार पढ़ा रहे थे ना, पानीपत का। तो वो जब पढ़ाते थे तो अब हाई स्कूल के टीचर्स तो समझते ही, वो तो मतलब एक तो एज भी ठीक ठाक होता है उन लोगों का, है ना, मतलब पुराने शिक्षक लोग थे, अभी की नहीं, तो पुराने शिक्षक थे। तो पढ़ा रहे थे, और पढ़ा रहे थे पानीपत का युद्ध, है ना, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो हम लोग अपना सुन रहे थे, उतना बुझा कम रहा था, लेकिन सुन रहे थे, चलो भाई ठीक है ना, क्योंकि अब क्या उस समय उतना ध्यान भी नहीं था, और पता नहीं था कि भविष्य में जाके यही सब पढ़ना है ना। मजेदार बात यह है कि आप बड़ा से बड़ा कंपटीशन का तैयारी कर लीजिए, है ना, उस वहां जाके आपको पढ़ना वही है जो आप स्कूल में पढ़े थे, यही सत्य बात है ना। जो क्लास 6 से 12 तक की स्कूलिंग हुई है एकेडमिक, अगर किसी ने बेहतरीन स्कूलिंग कर ली, मतलब कि स्कूल का पढ़ाई अगर ठीक से कर लिया, कहो है? अच्छा बोल लो अनाउंस करो, ले हम तो निकलूंगा तो बड़ा दिक्कत होता हो। किसका भाई गाड़ी है जी, क्या नाम है? 9427 और 2451, है ना। तो देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ असुविधा हुई है नीचे, तो थोड़ा सा है, अच्छा बुक की गाड़ी आई हुई है ना, तो थोड़ी सी उसको देख लीजिए। और एक और है ना कोई, 2451 किसका है? हाँ देख लीजिए, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए उसको, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो हाँ चलिए
हाँ तो आगे हुआ क्या कि हुआ, पढ़ा रहे थे पानीपत का युद्ध, है ना। तो जब पढ़ाते थे ना तो एकदम वो मतलब हम लोग को बुझाता, लेकिन अब पढ़ते थे कि भाई अब, लेकिन वो ब्लड प्रेशर के आदमी थे ना, गुस्साते थे बहुत, मतलब तुरंत हमला कर देते थे, है ना। बस एक बार ऐसे पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते वो डूब जाते थे एकदम, मतलब जबरदस्त पढ़ाते थे, उसमें कोई नहीं, लेकिन उस समय एक तो उसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता था, है ना। अभी समझ में आता है कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था उसका ना। तो पढ़ा रहे थे, तो वो पढ़ा रहे थे कि पानीपत के तो तृतीय युद्ध के बारे में बता रहे थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उसमें बता रहे थे कि एक तरफ अहमद शाह अब्दाली था, एक तरफ मराठे थे, और घनघोर युद्ध चल रहा था। तो एक पूछता है बीच में से कि सर आप कहां से देख रहे थे? ना ना भाई, तो पूछा कि हम थे, लेकिन भाई हम लोग ये सब करवा देते थे, किसी से करते नहीं थे ना। तो अब वो इतना डूब गए थे एकदम, वो मतलब कह रहे कि इधर से तीर आ रहा था, इधर से बर्छा आ रहा था, एकदम घुस गए थे उसके अंदर में ना। हाँ, तो लोगों को पूछ दिया कि सर आप कहां से देख रहे थे? अब जैसे ही पूछा कि नहीं, वो टुलवा उठा के फेंक दिए। मेरे पागला, तुमको मालूम नहीं हम कहां से देख रहे थे? पढ़े हैं तो बता रहे हैं, तो पूछ रहा है कि कहां से देख रहे थे? तो कहने का मतलब है कि कभी कभी इतिहास में इस तरह का चीज होता है ना, क्योंकि है ना कि इस सभी चीज में इस तरह का जब इंसिडेंट होता है कभी कभी, है ना, तो वो सब मेमोरेबल हो जाता है ना, वो अस्मरणीय तथ्य के तौर पर स्थापित हो जाता है ब्रेन के अंदर में। खैर, तो महिला विभाग जो है वो लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया था, है ना, और ये इसको देख रहे थे। फिर नोट करके लिखेंगे कि आजाद हिंद फौज में स्त्रियों के लिए, आजाद हिंद फौज में स्त्रियों के लिए, आजाद हिंद फौज में स्त्रियों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट, आजाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए या स्त्रियों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट तैयार की गई थी। झांसी की रानी रेजिमेंट तैयार की गई थी। ठीक है, फिर लेंगे कि जापानी सेना के सहयोग से, अगला पॉइंट, जापानी सेना के सहयोग से, जापानी सेना के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने, जापानी सेना के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने, जापानी सेना के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया, और ये अंग्रेजों के कंट्रोल में था, है ना। ये पूरा जो अभी भी जो हमारा ये द्वीप है अंडमान निकोबार, तो ये क्या था कि अंग्रेजों के कंट्रोल में था, और उसको हम लोगों ने 1943 में ही उसको हम लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया जापानी सेना के सहयोग से। ठीक है, और उसका नाम भी रखा। और अभी रिसेंटली जो बीपीएससी का पीटी हुआ था 67 का पीटी, उसमें पूछा गया था ये सवाल, तो हाँ नोट करके लिख लेंगे कि अधिकार कर लिया। लिखेंगे कि अंडमान का नाम शहीद द्वीप, अंडमान का नाम, अंडमान का नाम शहीद द्वीप
और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। अंडमान का शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा। हाँ, नहीं, अब तो अंडमान निकोबार नाम ही है, ठीक है, और अभी यूटी के तौर पर इंडिया में है। नेक्स्ट लिखेंगे कि यही सुभाष चंद्र बोस ने, हाँ यहीं पे, यहीं यानी कि अंडमान निकोबार में, यहीं सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा झंडा भी फहराया था। यहीं सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा झंडा भी फहराया था। ठीक है, तो ये सब तो हो रहा था जापान के सहयोग से, है ना, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का हालत खराब कर दिया सब अंततोगत्वा, है ना, सबसे लास्ट में जापान को खत्म कर दिया गया, मतलब उसके यहां एटम बम गिरा करके जापान को नेस्तनाबूद करके छोड़ दिया अमेरिका ने। तो उसके बाद जापान कमजोर पड़ गया, जर्मनी पहले से कमजोर पड़ा हुआ था। तो अब ऐसी स्थिति में जैसे ही जापान उधर कमजोर हुआ तो आजाद हिंद फौज को भी अंग्रेजी हुकूमत ने क्या किया, भंग कर दिया, है ना, इसको डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, लिख लेंगे नोट करके कि जापान के पराजय के बाद, ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज को भंग कर दिया। जापान के पराजय के बाद ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज को भंग कर दिया था और इसके सैनिकों को पकड़कर दिल्ली लाया गया। और इसके सैनिकों को पकड़कर दिल्ली लाया गया तथा उन्हें लाल किले में कैद कर रखा गया। लाल किले में कैद रखा गया। ठीक है, और इन पर लाल किले का मुकदमा दर्ज हुआ। और इन पे लाल किले का मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ, लाल किले का मुकदमा दर्ज हुआ। लाल किला मुकदमा बस ये था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन भारत में इनको लाल किला में रखा गया था, रेड फोर्ट में, है ना, तो लाल किला में रखा गया था, इसी वजह से इसको लाल किला मुकदमा कहा गया, क्योंकि इनको कैद जो रखा गया था वो लाल किला में रखा गया था। ठीक है, इसलिए लाल किला का मुकदमा कहा गया। बाकी इन पर जो केस चल रहा था वो केस चल रहा था ब्रिटिश विरोध का, है ना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने क्या किया था, ब्रिटेन का खिलाफत किया था, जापान का साथ दिया था और जापान से साथ लिया था। ठीक है, तो इसके वजह से इनको पकड़ के लाया गया था और दिल्ली के लाल किला में कैद किया गया था और वहीं पर मुकदमा चल रहा था, इसी वजह से इसको कहते हैं लाल किले का मुकदमा। ठीक है, तीन लोग मुख्य तौर पे थे। लिख लेंगे कि इसमें तीन प्रमुख लोग शामिल थे। पहला कैप्टन शाहनवाज, जी सहगल, कैप्टन शाहनवाज, जी के सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। हाँ, सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। ठीक है, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। हाँ, गुरुबख्श सिंह डिलो कर रहा है।
थिले ढिल्लो, ठीक है, ओके, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, ठीक है। तो ये 3 लोग थे, और तीनों लोग अलग अलग कम्युनिटी से थे जी, है ना। जीके सहगल, ठीक है, सेकंड था जीके सहगल, फर्स्ट कैप्टन शहनवाज, और थर्ड गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। तो यह जो थे ये 3 लोग थे, और इन्हीं तीनों को कैद किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेंगे कि इनका वकालत आजाद हिंद बचाओ समिति कर रही थी। इनका वकालत आजाद हिंद बचाओ समिति कर रही थी। इसके नेता थे भूला भाई देसाई। इसके नेता थे भूला भाई देसाई। लेकिन आजाद हिंद बचाओ समिति इनका वकालत कर रही थी, ठीक है। और इसका नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। इसका नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। नेता नहीं, नेतृत्व, ठीक है, भूला भाई देसाई। देखिए ये भी बीपीएससी पूछ चुकी है ना, कि आजाद हिंद बचाओ समिति के क्रांतिकारियों को बचाने का काम कौन कर रहा था, तो भूला भाई देसाई, है ना। हाँ, भूला भाई देसाई। और यह जो थे वो एक समिति बनाई गई थी, उसका काम ही था आजाद हिंद फौज के लोगों को बचाना, है ना। तो इसका नाम था आजाद हिंद बचाओ समिति, है ना, आजाद हिंद बचाओ समिति। और इसके नेता थे भोला भाई जीवन जी देसाई। पूरा नाम है भोला भाई जीवन जी देसाई, शॉर्ट फॉर्म इनको भोला भाई देसाई कहते हैं। तो आजाद हिंद बचाओ समिति को वही नेतृत्व कर रहे थे, और इन लोगों का काम था आजाद हिंद के सैनिकों को बचा लेना, है ना। तो भोला भाई जीवन जी देसाई जो थे वो वकालत कर रहे थे, है ना। और यह जो आजाद हिंद बचाओ समिति थी, ये कांग्रेस देशभक्तों की समिति थी, है ना। मतलब कि कांग्रेसी लोगों का ही यह संगठन था, कांग्रेसी लोगों ने ही इसको बनाया था आजाद हिंद बचाओ समिति। और इसका नेतृत्व कर रहे थे भोला भाई जीवन जी देसाई। और इसके साथ इसमें अन्य भी कांग्रेस के जो बड़े बड़े वकील थे वो केस में बहस के लिए पेश हुए थे। पंडित नेहरू भी गए थे, है ना। तो लिख लेंगे कि इनके समर्थन में आजाद हिंद बचाओ समिति के समर्थन में, यानी कि जो सैनिक थे उनके समर्थन में, इनके समर्थन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी न्यायालय में उपस्थित हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी न्यायालय में उपस्थित हुए थे, यानी कि बहस करने के लिए गए थे इनको बचाने के लिए। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कि तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली सप्रू, अरुणा आसफ अली, हाँ ठीक है, अरुणा आसफ अली इत्यादि लोगों ने, अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू और अरुणा आसफ अली जैसे लोगों ने मिल करके इनकी रक्षा की थी। मतलब ये सब लोग भी वकीले थे जी, और ये सब लोग वहां पर बहस किए थे। तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, ठीक है, इत्यादि ने मिल करके इनके बचाव का काम किया था या इनकी रक्षा की थी, ठीक है। हाँ, तो वकील तो चाहिए ना भाई। चलिए अब देखिए, हाँ, सैनिक में मुख्य तौर पे ये 3 लोग थे, ठीक है। इनको ध्यान रखना है कि यही लोग थे। क्या सुभाष चंद्र बोस का जो डेथ है वो मिस्ट्री है जी, भारत के इतिहास के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, है ना। भारत आज तक 2 लोगों के डेथ के बारे में आज तक श्योरिटी नहीं हुई, क्यों, हाँ, कि उनका डेथ कैसे हुआ, ठीक है, या किस प्रकार से हुआ, है ना। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मारे गए थे, प्लेन क्रैश हुआ था और उसी प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, हाँ, आजादी से पहले ही। लेकिन प्लेन क्रैश में उनके डेथ होने का जो पर्याप्त एविडेंस होना चाहिए वो नहीं मिला,
कि भाई जिससे प्रूव हो जाए कि हाँ सही में वो थे प्लेन में, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि प्लेन क्रैश हुआ था, मलबा नहीं मिला ठीक से, जिसके वजह से साक्ष्य नहीं हुआ, है ना, तो वो हुआ था। और दूसरा जो है वो है देश स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, है ना। चलिए, सुभाष चंद्र बोस का तो समझ में आता है कि आजादी से पहले का बात था। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है किसी देश के लिए कि उस देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे जाता है, संदिग्ध अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है, और आज तक देश इस बात को अपनी जनता के सामने क्लियर नहीं कर पाता है कि प्रधानमंत्री मरा कैसे था। ताशकंद गए थे, है ना, ताशकंद गए थे और ताशकंद में उनके साथ यह दुर्घटना घटी, है ना। और इस तरह की जो घटना घटी उसके बाद अभी तक के जो एविडेंसेस हैं, है ना, उस एविडेंसेस से क्लियर जो है वो किसी प्रकार का कोई मतलब संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है कि क्या हुआ था, है ना। सोचिए कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, है ना, कहीं जाता है और वहां पे उसकी डेथ हो जाती है ना, और अभी तक जो है पब्लिक डोमेन में स्पष्ट तौर पे यह बात नहीं सामने आ पाई है पुख्ता प्रमाण के साथ कि यही कारण हुआ था या इस कारण की वजह से चीजें हुई थी, है ना। तो अपने कर्तव्यों का इतिश्री सरकारों ने कर लिया यह कह के कि हार्ट अटैक हुआ था, है ना। लेकिन कुछ डॉक्टर्स का मानना है, उस समय के प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि जब बॉडी आई थी तो बॉडी कंप्लीट नीली पड़ गई थी। तो जब बॉडी नीला पड़ गया था तो नीला बॉडी जनरली पॉइजन खाने पर या पॉइजन देने पे होता है, जहर देने पे होता है ना। तो अब क्या बात हुई थी, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुआ कि पोस्टमार्टम इंडिया में नहीं कराया गया। वहीं के पोस्टमार्टम के बेसिस पर चीजें हुई। 3 पोस्टमार्टम हुए, तीनों पोस्टमार्टम में अलग अलग कारण, अलग अलग टाइमिंग बताए गए, है ना, कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इस पे एक बहुत ही बेहतरीन एक फिल्म बनाई गई है, ताशकंद फाइल, है ना। कभी फुर्सत मिले, मौका मिले तो उसको देखिएगा, है ना। और बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया है ना, मतलब ये केवल इंटरेस्ट के लिए, केवल कहानी के लिए नहीं बनाया गया है ना। उसमें जो जो चीजें हुई हैं, जो जो घटनाक्रम घटा था, उसके पर्याप्त जो एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस को कलेक्ट करके उसको बनाया गया, उसको लिखा गया है। तो 2-3 लोगों के साथ, मतलब खास करके 2 पर्सनालिटीज जो हैं, इन पर्सनालिटीज के साथ क्या हुआ इस संबंध में अभी तक जो है वो स्पष्ट जो एक ये मिलना चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिला है ना। ठीक है, तो ये चीज जो है सो आपको अपने आप में इसको मतलब ये है। तो जैसे शास्त्री जी का नहीं मालूम चला, है ना, उसी प्रकार से किस प्रकार की दुर्घटना घटी थी सुभाष चंद्र बोस के साथ, वो आज तक स्पष्ट तौर पर तो कोई नहीं कुछ नहीं कह सकता है ना। बाकी लोग कहानियां सुनाते हैं, कहते हैं कि प्लेन क्रैश कर गया, लेकिन प्लेन क्रैश में उनके होने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी वजह से कुछ लोग तो ये भी कहानियां कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आजादी के बाद इंडिया आए थे, इंडिया में रहे भी थे, उत्तर प्रदेश में कोई गुमनामी बाबा के नाम से विख्यात थे, है ना, रहते थे और भेष बदल करके घुमा करते थे। तो इस तरह के चीजों को के बारे में कहा जाता है कि इस तरह की चीजें थी, लेकिन इन सभी चीजों में सत्यता किस बात में ये कुछ नहीं कहा जा सकता है कि सत्य क्या है ना, ट्रूथ क्या है, ये कोई नहीं कह सकता है ना। इस वजह से कुछ कुछ चीजें हैं जो कि अभी भी हमारे सामने मिस्ट्री बना हुआ है ना, जो सॉल्व नहीं किया जा सका कि एक्चुअल में क्या चीजें हुई थी और किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, इस वजह से तमाम तरह की दिक्कतें हैं। हाँ, आप देखते होंगे कि जब मिनिस्टर्स जब पद की शपथ लेते हैं, है ना, कोई शपथ लेते हैं तो उनको 2 शपथ दिलाया जाता है। एक तो उनका अपना पद का शपथ होता है और साथ ही गोपनीयता का शपथ होता है ना। तो गोपनीयता का शपथ भी दिलवाया जाता है कि भाई आप कोई मुद्दे को, किसी मसले को आप तब तक पब्लिक फोरम में लेकर के नहीं आएंगे जब तक कि उसको लाना अनिवार्य ना हो जाए, है ना। तो यहां पर जो है ये चीज होता है कि भाई अगर कुछ मतलब भारत सरकार के पास कुछ ऐसे फाइल्स हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, कि उस डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी लिखी हो, कुछ बातें ऐसी हो जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उसको सार्वजनिक कर दिया जाए, अगर उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए तो भारत में स्थिति बिगड़ सकती है ना। क्योंकि कुछ ऐसी रियलिटीज हैं, कुछ ऐसी वास्तविकताएं हैं जो लोगों से छुपा करके रखा गया है, जो सार्वजनिक नहीं किया गया है।
अगर वो सार्वजनिक स्तर पे आ जाए, अगर उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए, तो संभव है कि जिन लोगों के प्रति आप बहुत सम्मान रखते हैं, हो सकता है कि उनके प्रति असम्मान का भाव प्रकट हो जाए, वास्तविकता सामने आ जाए। तो कुछ तो चीजें गड़बड़ हुई हैं, है ना, कुछ तो चीजें हुई हैं। वो सुभाष चंद्र बोस के संबंध में भी हुआ है और वो शास्त्री जी के संबंध में भी हुआ है ना। तो सुभाष चंद्र बोस वाला तो थोड़ा टॉलरेबल है कि चलिए देश स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था, हमारे पास एजेंसियां नहीं थी। लेकिन शास्त्री जी में क्या समस्या था? स्वतंत्र देश था, स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री थे, ताशकंद में समझौता के लिए गए हुए थे, है ना, आपके पास स्वतंत्र एजेंसीज थी, तो आपको पूरे तौर पे जांच करवाना चाहिए था, पता करवाना चाहिए था, और वास्तविक घटना क्या हुई नहीं हुई वो पब्लिक डोमेन में लेकर के आना चाहिए था। लेकिन वो भी पब्लिक डोमेन में स्पष्ट तौर पे तो नहीं है, जो है उसमें शक, संदेह और संभावनाएं व्याप्त है ना। मतलब एक फिक्स जो होना चाहिए कि हाँ ये घटना घटी और इसके वजह से हुआ, और ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, जब आप उसको उन घटनाओं को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि प्राइम मिनिस्टर का कुक रातों रात बदल दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर का प्लेस शिफ्ट कर दिया जाता है, जगह कहीं और पे रहने का है और अचानक से लोग उनको हटा करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। साधारण आदमी नहीं है ना जी, किसी देश का प्रधानमंत्री है और उसके साथ इस प्रकार से मतलब बिहेव होता है। तो क्या हुआ था, और एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर में कि 1965 के वॉर के बाद, 1965 के वॉर के बाद हम लाहौर तक कब्जा किए हुए थे, और वहां हम जब ताशकंद में गए तो नेहरू जी, ये पटेल साहब से, इनसे आपके शास्त्री जी से पूछा गया जब ये जा रहे थे तब कि सर क्या आप ये जो क्षेत्र हमारे सैनिकों ने जीता है इसको आप वापस देकर के आइएगा ताशकंद में। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं आऊंगा। ये उनका ऑन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं आऊंगा, और ऐसा ही हुआ और वो आए भी नहीं। ऐसा हुआ भी, वापस हमने दे भी दिया, लाहौर क्षेत्र दे दिया उनको वापस, और यह भी हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री फिर वापस देश नहीं आए, आया तो उनका बॉडी आया। तो कहने का मतलब है कि इस पूरी कहानी के अंदर में कौन विलेन था, कौन किस प्रकार का षड्यंत्र रच रहा था या क्या चल रहा था, है ना, ये तो भाई सरकार मतलब देश के नागरिक के सामने क्लियर होना चाहिए, है ना। हार्ट अटैक का जो कहानी बताया जाता है कि हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो ये भी बताना चाहिए कि जब हार्ट अटैक हुआ तो क्या हार्ट अटैक में बॉडी भी नीला पड़ता है? वो क्यों हुआ? फिर जो रशियन डॉक्टर्स का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये क्यों निकल के आया है कि पॉइजन दिया गया था? ये भी लिखा हुआ है रिपोर्ट्स में। तो इन सभी चीजों का बैलेंस वे में अभी तक कंक्लूजन नहीं आया है ना, कि एक्चुअल में क्या था। ठीक है, खैर, तो ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं, है ना, जो ठंडा बस्ता में रहे तो ही ज्यादा अच्छा है देश के लिए, है ना। क्योंकि अगर ये गर्म जगहों पर आ गया और ये डिस्कशन का पॉइंट बन गया तो सरकारों के लिए काफी असुविधाजनक स्थिति बन सकती है, और खास करके उस समय की सरकारों के लिए जो उस समय देश को नेतृत्व प्रदान कर रही थी, कि वो बताती कि भाई इस प्रकार की चीजें क्यों हुई, किस प्रकार से हुई, है ना, और ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया कोई भी बात। खैर, तो यहां पे तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ही जापान को पराजित किया गया, जापान का काम खत्म हुआ, उसके साथ ही आजाद हिंद फौज का भी मनोबल जो है सो गिर गया, और आजाद हिंद फौज को भी भंग कर दिया गया, है ना, उसको भंग कर दिया गया, और भंग करने के पश्चात जो है सो उनको पकड़ करके इंडिया लाया गया, लाल किले में रखा गया, लाल किला में मुकदमा चला। लेकिन मुकदमे के अंदर में आजाद हिंद बचाओ समिति के जो नेतृत्व करता थे भोला भाई जीवन जी देसाई, उनके नेतृत्व में केस लड़ा गया। जगह जगह पर भारत में प्रदर्शन होने लगा आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए। अंततोगत्वा दबाव में आकर के ब्रिटिश हुकूमत को इन सभी कैदियों को रिहा करना पड़ा और छोड़ना पड़ा, और किसी को कोई दंड नहीं हुआ। ठीक है, तो लिख लेंगे कि आजाद हिंद फौज के, आजाद हिंद फौज के, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के समर्थन में, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के समर्थन में
समर्थन में देशव्यापी हड़ताल प्रारंभ हो गया। देशव्यापी हड़ताल प्रारंभ हो गया, आंदोलन हो गया, और अंततोगत्वा मतलब कि अंतिम तौर पर अंग्रेजों को आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को रिहा करना पड़ा। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को रिहा करना पड़ा। हाँ, अंततोगत्वा या अंतिम तौर पर अंग्रेजी सरकार को आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को रिहा करना पड़ा। ठीक है, ओके, यहां तक में कोई दिक्कत समस्या? तो ये था सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस कमिटी, है ना, कि क्या था और किस प्रकार से चीजें इसके अंदर में हुई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लाहौर प्रस्ताव, है ना, 1940 में जो लाहौर प्रस्ताव जिन्ना ने लाए थे, उस लाहौर प्रस्ताव का क्या मतलब था, और आगे जिन्ना को मनाने की प्रक्रिया, है ना, किस प्रकार से प्रारंभ हुई, उन सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।